नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान का जो परिस्थिति है वो बहुत ही दयनीय चल रहा है, खास करके छात्रों के लिए, क्योंकि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वह सभी एग्ज़ाम इस कोरोना महामारी के कारण कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड हो रहा है। मतलब क्या, कहीं ना कहीं यह एग्ज़ाम स्थगित हो रहा है वर्तमान समय के लिए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह एग्ज़ाम नहीं होगा और आपको पढ़ाई छोड़ देना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला और उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए आपको तत्पर रहना होगा, और जितना मेहनत आप कर चुके हैं उससे अधिक मेहनत आपको और करना होगा। और यह महामारी सिर्फ छात्रों को ही नहीं, लगभग पूरे संसार को, पूरे देश को, प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को यह प्रभावित कर रही है। और कंपटीशन के छात्रों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कारण है जो एक तो इसकी वैकेंसी, जॉब की जो वैकेंसी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, सीटों की संख्या कम हो रही है और बेरोज़गारी अधिक बढ़ रही है। अभी आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, इन सभी राज्यों से लोग पलायन कर रहे हैं। कौन पलायन कर रहे हैं? तो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। अब होगा क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी बंद हो गई थी इस कोरोना महामारी के दरमियान, तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए थे। और वो सभी बस एक ही चीज़ समझते हैं, जो इस दरमियान जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको हमको भुनाना है और एग्ज़ाम की तैयारी हमें ज़ोर शोर से करना है। तो इस कारण से अब आपका जो कंपटीशन है वो और अधिक टफ हो रहा है, क्योंकि अब आपको किसी एक पोस्ट के लिए एमटेक, बीटेक वाले छात्र से भी लड़ना होगा अब आपको। तो अब आसान नहीं रहा कंपटीशन, इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। और आप देख ही रहे हैं सरकारी विभाग जो भी है उन सबों में लगातार पदों की संख्या में जो है वह घटोतरी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जहाँ वैकेंसी 1000-1200 आता था, वहाँ वैकेंसी अब 200, 150, 70, 75 इस तरह से आ रहा है। और सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स का अपना एक अलग वैल्यू होता है, एक अलग महत्व होता है। और इस कारण से आपको अपने सिलेबस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पर, यदि आपका रिजल्ट लेना है तो आपको अपने करंट अफेयर्स पर अधिक पकड़ बनाना होगा। और इसके लिए बस एक ही तरीका है कि आप रेगुलर रिवीजन करें। आप रेगुलर रोज़ दिन कोई भी पेपर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, या नहीं कि जो आप हिंदुस्तान ले, दैनिक जागरण, जो भी आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगता हो वो न्यूज़पेपर आप रोज़ दिन पढ़ा कीजिए। और लगभग रोज़ दिन 2 घंटा आप समझ लीजिए सिर्फ करंट अफेयर्स पर, तो आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मतलब क्या, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा जी को हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ यह बन सकता है कि जो सुशील चंद्रा जो हैं यह कैमे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो यह 24वें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जिस तरह से वह पूछ सकता है आपसे, वह नाम के साथ साथ कभी कभी वह रैंक भी पूछ लेता है, तो आपको रैंक भी थोड़ा सा याद रखना है। और दूसरा प्रश्न, अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो लगातार, ट्रेंड जो है वो लगातार बदलता जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी पहले क्या था कि करंट अफेयर्स जो पढ़ाई होता था वो बहुत कम लोग पढ़ते थे। अब एग्जामिनर से अधिक विद्यार्थी मेहनत करता है और दिन रात एक से एक करंट अफेयर्स का मार्केट में बुक आ गया है, एक से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, तो विद्यार्थी अधिक से अधिक अध्ययन करता है। तो एग्जामिनर भी चालाक हो गया। अब वह एक ही प्रश्न को बहुत थोड़ा सा घुमा के, वो मॉडरेट करके वो प्रश्न को पूछता है जिसमें छात्र लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए से आपको, यदि आपका अध्ययन सही से होगा, पूरा सटीक होगा, कॉन्सेप्ट के साथ होगा, तो प्रश्न किसी भी तरह से वह पूछे आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। वह या आपसे रैंक पूछे या वह पूछे कि वह किनके स्थान पर आए हैं। तो सुनील अरोड़ा जी के स्थान पर सुशील चंद्रा अपना पदभार ग्रहण किए हैं, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इससे पहले यह कहाँ थे, कभी कभी यह भी पूछता है। तो इससे पहले यह CBDT, मतलब क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के यह अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? तो सुशील चंद्र जी। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है
सुशील चंद्र जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारे देश का प्यारा सा झंडा। और इस तिल्ली में कुल 24, इस चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ होती है। यह भी आप थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राजस्व निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय मतलब क्या, चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबों का चुनाव कराने का जो लायबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह किसका, तो वह चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा देने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास होता है। मतदाता सूची तैयार करवाना भी चुनाव आयोग का कार्य है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देकर वापस मतलब कि छीन लेना, यह भी काम जो है, यह भी चुनाव आयोग का काम है। संविधान में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में उपबंध किए गए, मतलब क्या, वैसा आयोग, वैसा कमीशन जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है, उस प्रकार के आयोग या कमीशन या निकाय को हम लोग संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक आयोग बोलते हैं। लेकिन जिसका चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, उसे किसी न किसी एक्ट के तहत, मतलब किसी न किसी प्रकार का कानून बनाकर, जैसे मान लीजिए FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी जो स्थापना है वो FCI एक्ट 1964 के तहत 1965 में FCI की स्थापना की गई थी। तो हुआ क्या, एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, मतलब क्या, नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय ना होकर यह एक सांविधिक निकाय, मतलब क्या, यह एक कानून के द्वारा बनाया गया एक निकाय है, एक संस्था है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, मतलब चुनाव आयोग का चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। इस कारण से इसे संवैधानिक निकाय के रूप में हम लोग जानते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिए यहाँ से अब प्रश्न पूछ सकता है वो, तो अब आप कहिए ये तो पॉलिटी का प्रश्न है। सही बात है, यह प्रश्न पॉलिटी का है, लेकिन कोऑर्डिनेट कहाँ से कर रहा है वो, करंट अफेयर से कर रहा है वो। तो आपको याद रखना होगा कि सुशील चंद्रा की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की गई है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा की गई है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। कहने का क्या मतलब है, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझने पर निर्वाचन आयोग की सलाह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। यदि इलेक्शन कमीशन ऐसा कहे कि इस क्षेत्र में हमें प्रादेशिक आयुक्त चाहिए तो वह राष्ट्रपति कर सकता है, किसके अनुमति पर नहीं, सलाह पर। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आपसे पूछ सकता है कि निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट संसद, ऑप्शन सेकेंड लोकसभा, ऑप्शन थर्ड उपराष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। तो देखिए एक ही प्रश्न से कितना प्रश्न बन रहा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुल कितने प्रकार के प्रश्नों को बनाकर और अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप सॉल्व करके आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त EC इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष होते हैं, फिर भी उनकी शक्तियाँ तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होती है। मतलब क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास जो पावर होता है वही पावर इलेक्शन कमिश्नर मतलब क्या अदर जो होते हैं उन्हें भी होता है। आयोग के सभी मामले सदस्यों के मध्य बहुमत के द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन, भत्ता व अन्य अनुलाभ एक समान प्राप्त होता है। तो यह भी थोड़ा सा याद रखेंगे। और इनका वेतन संचित नहीं से दिया जाता है। पदावधि देख लेते हैं इनका, एज टेन्योर इसको बोल सकते हैं हम लोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो तक होता है। कहने क्या मतलब है, 6 वर्ष या 65 वर्ष,
कहने का यहाँ पर यह मतलब मान लीजिए किसी मतलब क्या सुशील चंद्रा जी को ही लीजिए, इनकी आयु वर्तमान में मान लीजिए जो इनकी आयु वर्तमान 58 वर्ष है, तो ये 6 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि यही सुशील चंद्रा जी का कार्यकाल एज जो है वह 63 साल 6 महीना का हो गया है, तो अब ये 6 वर्ष तक पद पर नहीं रहेंगे, अब यह रहेंगे कितने वर्षों तक, 1.5 वर्ष तक। मतलब क्या, जो भी पहले हो, या 6 वर्ष वाला पहले हो या 65 वर्ष वाला रूल फॉलो हो, जो भी पहले हो उस उतना एज तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। और अपने पद पे रहते हुए वे अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी यदि चाहे तो स्वयं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न बना कि जो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपना इस्तीफा किसको संबोधित करके दे सकता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यह भी आप यहाँ साथ साथ ध्यान रखेंगे। अब रहा पदत्याग, वे किसी भी समय पदत्याग दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, प्रश्न अब यहाँ से यह है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस रीति से हटाया जाता है। आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 के तहत आपको याद होगा, अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाने का प्रावधान किया गया है, तरीका बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को आपको हटाना है तो आपको राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में, यदि आपको लोकसभा में उनसे हटाने संबंधी प्रस्ताव लाते हैं तो कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होनी अनिवार्य है, और यदि आप राज्यसभा में लाते हैं तो आपको कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी अनिवार्य। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ मिश्रा जी दीपक मिश्रा को हटाने के लिए कांग्रेस द्वारा लाया गया प्रस्ताव, तो वह राज्यसभा में लाया गया। क्यों राज्यसभा में लाया गया, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस पास बहुमत था और लोकसभा में कांग्रेस पास बहुमत नहीं था, इस कारण से राज्यसभा में लाया गया। इस प्रकार के प्रस्ताव को राज्यसभा में यदि लाया गया तो राज्यसभा के प्रधान सभापति, या लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष, इस प्रकार के प्रस्ताव को डायरेक्ट रूप से मतलब क्या प्रत्यक्ष रूप से वो कह सकते आप कैंसिल भी कर सकते, मतलब क्या मानने के लिए बाध्य नहीं है वो, और वह इस प्रकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये पावर उनके पास है। यदि मान लीजिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, यदि वो एक्सेप्ट कर लिए इस प्रकार के प्रस्ताव को तो एक फिर कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के द्वारा फिर उस व्यक्ति के लिए जांच किया जाएगा, और यदि जांच में वो सत्यता पाई गई कि हाँ इन पे जो आरोप है वो सत्य है, तो उन्हें संबोधित करके ये फिर उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपके ऊपर यह आरोप है, आप क्या कहना चाहते हो इस आरोप के बारे में। यदि वो सेटिस्फाइड हैं तो उन्हें पद से पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार से उन्हें हटाया जाता है। तो यह भी एक चीज़ क्लियर हुआ आपसे। आपका 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, एक यहाँ से डे भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, देश में चुनाव मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इस दिवस के अवसर पर चुनावी प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इलेक्टरल प्रैक्टिसेस किया जाता है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक का शुभारंभ किया गया। नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR हैंडबुक लॉन्च किया है। यह नई हैंडबुक आगामी और ओमिडीआर नेटवर्क इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक, अशोक इन्वोटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राइंगल, डालबर्ग, दवारा और NIPAFP इस पहल का समर्थन करेंगे। हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया। किस द्वारा लॉन्च किया गया, तो DY चंद्रचूड़ सर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह क्या है, बहुत चर्चा में है यह, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यह अदालतों के बाहर विवादों का समाधान करेगा, विशेष रूप से छोटे और मध्यम मूल्य वाले मामलों को। यह डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे बातचीत, मध्यस्थता और आर्बिट्रेशन की तकनीक का उपयोग करके मामलों का निपटान करेगा। अब रहा नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थापना किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1950 को किया गया था, और योजना आयोग के संस्थापक या कह सकते हैं आप योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, प्रधान अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे।
योजना आयोग के स्थान पर ही नरेंद्र मोदी द्वारा मतलब क्या एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया था और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नामक संस्था जो है आयोग जो है वह काम करना शुरू कर दी। यह एक क्या है, यह एक संविधानेतर निकाय है, मतलब क्या इसका चर्चा भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसलिए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, बहुत पूछता है यह, तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी और वर्तमान CEO हैं अमिताभ कांत जी। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया मिशन आहार क्रांति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया। किसमें, तो मिशन आहार क्रांति डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इस मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इस मिशन का लक्ष्य पोषण संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। यह स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को भी बढ़ावा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आहार क्रांति, उत्तम आहार उत्तम विचार, यह दिया गया है। नेशनल अवेयरनेस फॉर पॉजिटिव न्यूट्रिशन, तो यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत जितनी कैलोरी की खपत करता है उससे 2 गुना कैलोरी का उत्पादन करता है, लेकिन अभी भी देश में कई लोग कुपोषित हैं। यह मिशन विज्ञान भारती और ग्लोबल साइंटिस्ट एवं टेक्नोक्रेट्स फोरम द्वारा भी भारत में लॉन्च किया, मतलब क्या इसके साथ भारत में इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का आदर्श वाक्य क्या है, यह पूछाता है, तो इस मिशन का आदर्श वाक्य है गुड डाइट गुड कॉम्बिनेशन, इसका आदर्श वाक्य है। यह मिशन शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। इसके बाद शिक्षक छात्रों को इसका संदेश भेजेंगे। छात्रों के माध्यम से इस मिशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर परिवारों और समाजों को संदेश पहुंचाना है। भारत में कुपोषण का क्या मतलब है, तो यूनिसेफ के अनुसार कम वजन वाले बच्चों की संख्या वाले देशों में भारत 10वें स्थान पर है। साथ ही भारत उन देशों में 17वें स्थान पर है जहां सबसे अधिक संख्या में बच्चे स्टंटिंग से प्रभावित हैं। स्टंटिंग और कम वजन दोनों समस्याएं कुपोषण के कारण होती हैं। देश में 1/3 बच्चों की मौत में कुपोषण का प्रमुख योगदान, कितना 1/3 बच्चा जो है भारत में भी कुपोषण से मर रहा है। आधे से अधिक भारतीय बच्चे एनीमिक हैं। बच्चों के अलावा 23% महिलाएं और 20% पुरुष भी कुपोषण से कुपोषित हैं। यह भी आप यहाँ से सबसे याद रखेंगे। नीति आयोग ने एक डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की। सीधा पूछा जा सकता है आपसे कि पोषण ज्ञान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो पोषण ज्ञान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार पोषण ज्ञान का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट का निर्माण बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोक विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के सहयोग से किया गया है। तो यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के द्वारा जो एक डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है वह और मतलब क्या है, नीति आयोग के साथ कौन सा 2 ऐसा NGO है जो इसको कर रहा है, तो आप बता सकते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक पहला NGO और एक बता सकते हैं आप अशोक विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के सहयोग से। किसके सहयोग से यह किया जा रहा है, तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। आप पोषण ज्ञान के लॉन्च के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत, महिला एवं बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा जी और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल ने अपने विचार प्रकट किए हैं। गौरवतल है कि भारत के खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के बावजूद देश में उच्च कुपोषण की स्थिति है। इसीलिए कुपोषण को समाप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं। आप मिशन आहार क्रांति, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य पोषण संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। ऑलरेडी यह हो चुका है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनी तरह का पहला साइकिल चलाने संबंधी नीति
अर्थात साइकिलिंग नीति का मसौदा तैयार किया गया है। भारत में किसी शहर द्वारा पहली बार साइकिलिंग नीति का मसौदा तैयार किया गया है। तो भारत में पहली बार साइकिलिंग नीति का मसौदा तैयार करने वाला शहर कौन सा है? तो आप बता सकते हैं चंडीगढ़। यह मसौदा चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। महिला साइकिल चालकों के लिए पैनिक बटन से लैस सुरक्षित शरण स्थान, कार्यालयों के बाहर पार्किंग के लिए छतदार जगह, प्रत्येक 7 दिनों तक काम पर साइकिल से जाने पर आधे दिन का अवकाश दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है यह। इसी देखिए शारीरिक फिटनेस, वैसे भी आप देखिए बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से आते हैं मॉर्निंग वॉक में भी। अब बताइए जब आप वॉक बोल रहे तो आप मॉर्निंग वॉक जब आप बोल रहे हैं तो आप चल कहाँ रहे हैं? आप तो गाड़ी से आप ड्राइव कर रहे हैं आप। लेकिन साइकिल जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा चंडीगढ़ के द्वारा यह कहा गया है, चंडीगढ़ में जो प्रशासन उनके द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति साथ के साथ ही साइकिल से आते हैं कि जो जिस भी वो ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें हाफ डे का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। एक विशिष्ट दूरी तक साइकिल से आने जाने पर मौद्रिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करने हेतु गैर मोटर चालित परिवहन लाइनों में वृद्धि होगी। प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा सभी प्रकार के निजी संस्थानों द्वारा काम पर साइकिल से आने को प्रोत्साहित करने हेतु एक अलग से निधि तैयार किया जाएगा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सीसीटीवी निगरानी और पैनिक बटन से लैस सुरक्षित शरण स्थान बनाए जाने चाहिए। निधि की आवश्यकता क्या थी? तो साइकिलिंग नीति शहर में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन का भी इसमें मतलब क्या विशेष योगदान है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि जो 3 से 4 टॉपिक को आज हम लोग समझने का प्रयास किए, या 4 का 4 टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अपने दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।